आज हमारे पास ऐश्वर्या शर्मा की किताब जाना जरूरी है क्या, एक आत्म खोज की यात्रा से जुड़े कुछ अंश हैं। और सामग्री देखने पर यह पता चलता है कि यह महज कविताओं का संग्रह नहीं है, बल्कि एक डायरी जैसा एहसास ज्यादा कराता है। हाँ बिल्कुल। एक ऐसी लड़की की कहानी जिसने इंतजार किया, पूरी शिद्दत से चाहा और फिर टूटने के बाद खुद को समेटकर आगे बढ़ना सीखा। तो आज इन अंशों के जरिए हम प्यार, हानि और आत्म खोज के अधूरे सवालों की दुनिया में जरा झांकेंगे। एक पंक्ति है इसमें जो खास तौर पर ध्यान खींचती है, कभी कभी सवाल बस सवाल नहीं होते, वो किसी अधूरी कहानी की चीख होते हैं। इस विचार से ही आगे बढ़ते हैं। सवालों का चीख होना, इसका क्या मतलब हो सकता है? देखिए, ये विचार ना उस बात से गहरा जुड़ता है जहां इसे डायरी कहा गया है। डायरी अक्सर क्या होती है? अनफिल्टर्ड कच्चे एहसासों की जगह, है ना? हाँ बिल्कुल। जब स्रोत कहता है कि सवाल चीख है, तो शायद इशारा इस तरफ है कि गहरे दुख या क्या कहते हैं उलझन में तर्क पीछे छूट जाता है। तब सवाल जो है वो जवाब पाने की कोशिश कम, और अंदर का जो भावनात्मक तूफान है, उस अधूरी कहानी का जो दर्द है, उसको किसी भी तरह बाहर निकालने की एक पुकार ज्यादा बन जाते हैं। अच्छा। इसमें जो इंतजार, गहन प्रेम, बिखराव और फिर संभलने की प्रक्रिया का जिक्र है, वो इसी भावनात्मक उथल पुथल को दिखाता है असल में। और किताब का शीर्षक भी तो एक सवाल ही है, जाना जरूरी है क्या। फिर अंदर एक अंश में वो सवाल, वो जो चला गया, क्या उसके साथ मैं भी चली गई थी। ये पंक्तियां पाठक को कहाँ ले जाती हैं, सीधा कहाँ हिट करती हैं? ये सीधा उस भावनात्मक केंद्र पर चोट करती हैं जहां तर्क काम नहीं करता, सिर्फ महसूस करना बाकी रहता है। स्रोत ये भी बताता है कि ऐश्वर्या शर्मा की जो लिखने की शैली है वो सीधी सरल है, पर उसका असर काफी गहरा है। हाँ। और इसकी खूबी शायद इसी सादगी में है। ये पाठक को विश्लेषण करने के बजाय सीधे महसूस करने, उस दर्द या उलझन से सीधे जुड़ने का मौका देती है। ऐसा लगता है मानो किसी ने चुपचाप पाठक के मन की अनकही बात पढ़ ली हो, और ये दुख से गुजरते हुए शायद ज्यादा जरूरी हो सकता है। सही बात है। तो ऐसा लगता है कि ये किताब खास तौर पर प्रेम और हानि के उस पड़ाव पर केंद्रित है जहां जवाबों से ज्यादा सवाल हावी होते हैं, और शायद आत्मखोज का सफर भी इन्हीं सवालों से होकर गुजरता है। बिल्कुल बिल्कुल। श्रोता किसी सीधे तौर पर किसी अपने को खोने या उस हानि के बाद खुद को फिर से पाने, अपनी पहचान तलाशने के अनुभव से जुड़ता है। और यह भी कहा गया है कि ये किताब ऐसे अनुभवों से गुजरने वालों के लिए एक आईना साबित हो सकती है। आईना? अच्छा। हाँ, आईना इसलिए क्योंकि ये सिर्फ सहानुभूति नहीं देती, बल्कि पाठक को अपने ही अनसुलझे सवालों, अपनी ही भावनाओं का एक तरह से प्रतिबिंब दिखा सकती है। ये पढ़ने वाले को अपने अनुभव में अकेला महसूस नहीं होने देती। ये बात तो है। यानी ये अंश हमें दिखाते हैं कि हानि से उबरना कोई सीधी रेखा नहीं है, बल्कि इसमें अनसुलझे सवालों के साथ जीने की कला सीखना भी शामिल है। और शायद यही खुद को फिर से ढूंढने की प्रक्रिया का हिस्सा है। हाँ, और यहाँ एक दिलचस्प बात सामने आती है कि कैसे इतने निजी, इतने व्यक्तिगत अनुभव, जैसे एक डायरी में लिखे गए एहसास, वो सार्वभौमिक रूप से लोगों से जुड़ जाते हैं। हाँ, ये तो है। किसी के चले जाने के बाद पीछे रह गए सवालों की गूंज, या किसी रिश्ते में अनिश्चितता का भाव, ये ऐसे अनुभव हैं जिनसे बहुत से लोग अपने जीवन के किसी न किसी मोड़ पर जुड़ पाते हैं, है ना? बिल्कुल। तो इस किताब के अंश इसी सार्वभौमिकता को छूते हैं। इन सभी पहलुओं को देखते हुए ऐसा लगता है कि ये अंश सिर्फ कहानी नहीं कहते, बल्कि पाठक को अपने भीतर झांकने पर भी मजबूर करते हैं। सही कहा। और ये पाठक को शायद ये सोचने पे भी मजबूर करता है कि भावनाओं की जो जटिल दुनिया है, उसमें हमेशा स्पष्ट उत्तर नहीं मिलते, और शायद मिलने भी नहीं चाहिए। कभी कभी उन सवालों के साथ रहना ही आगे बढ़ने का रास्ता होता है। और यहीं से शायद एक विचार आगे के लिए निकलता है, सोचने के लिए। क्या आत्मखोज का असली मतलब सारे जवाब पा लेना है, या फिर जैसा ये अंश इशारा करते हैं, उन सवालों की चीख को सुनना, उन्हें स्वीकार करना और उनके साथ जीना सीख लेना ही ज्यादा मायने रखता है, खासकर तब जब उनका कोई आसान या स्पष्ट